इस्टेब्लिशमेंट से किसी सूरत बात नहीं होगी। हुकूमत उनकी 25 किलोमीटर की है, गर्दन का सरिया ही नहीं निकल रहा उनका। हमने कदम उठाना है, उसके बाद हमारा कोई रिवर्स का चांस नहीं रहेगा। दूसरे डोज की जरूरत है, ये इम्यूनिटी काफी वीक हो जाती है। 1 करोड़ रुपए के हमने इनामात भी रखे हुए हैं। गिफ्ट जो आपको मिल रहे हैं दैट इज 60,000 प्लस। अब सरफराज को मौका मिला है, एक तो तजुर्बाकार खिलाड़ी है। जिंदगी है तो ख्वाब है। जेमिनी के लिए क्रिएटिव कोई काम करें। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया भोले के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। नाज़रीन, मारूफ मुसन्निफा परवीन शाकिर की आज 28वीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौके की मुनासिबत से आज के दिन का आगाज उन्हीं के शेर से करेंगे। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। परवीन शाकिर का यह शेर आज के दिन के एतबार से बहुत अहम है। सियासी एतबार से देखें तो खान साहब की हुकूमत को जिस तरह घर भेजा गया, उनके मुखालिफिन का यही ख्याल था कि पीटीआई का चैप्टर अब क्लोज हो गया है, लेकिन जिस तरह खान साहब फिर से उभरे हैं, बेशक वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन रहनुमाओं में से एक हैं। इसके अलावा कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी जब वर्ल्ड कप के बाद टीम से बाहर हुए थे तो उनसे मुताल्लिक भी यही ख्याल किया जा रहा था कि सरफराज अहमद का अब चैप्टर क्लोज है। लेकिन आज एक बार फिर उनकी कौमी टीम में वापसी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब ये वापसी कितनी धुआंधार होगी, ये देखना भी बाकी है। इसी पर भी मजीद बात होगी, लेकिन कुछ बात अब कर लेते हैं टॉप ट्रेंड्स पर। टॉप ट्रेंड्स की बात करें तो आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है, जिस पर सार्फिन की जानिब से कौमी टीम को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। टॉप ट्रेंड में अब तक 10,000 से ज्यादा सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं। और अगर दूसरे टॉप ट्रेंड की बात की जाए तो साबिक कप्तान और कौमी टीम के बायनाज बल्लेबाज सरफराज अहमद भी टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गए हैं। टेस्ट टीम में वापसी पर शायकीन क्रिकेट आज उन्हें फॉर्म में देख सकेंगे। टॉप ट्रेंड में अब तक हजारों सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं और साथ साथ बेनजीर सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी भी आज टॉप ट्रेंड है। शहीद बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी की आमद है और कराची समेत मुल्क भर से काफिले गड़ी खुदाबख्श रवाना हो रहे हैं। टॉप ट्रेंड्स में अब तक 32,000 से ज्यादा सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं। और टॉप ट्रेंड्स की बात हो गई है, कुछ अब बात कर लेते हैं। केपी और पंजाब असम्बलियां तोड़ने के ऐलान के बाद पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करवाने की कोशिश। खान साहब हुकूमत पर भरपूर दबाव डाल रहे हैं। अप्रैल में इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं। कराची मनशियात के इस्तेमाल का दूसरा बड़ा गढ़। आलमी तंजीम की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। हर चौक, हर चौराहे पर बैठे मनशियात की आदी अफराद खुद रिपोर्ट के मुस्तरद होने का सबूत दे रहे हैं, लेकिन इंतजामिया कहां है? कराची का मैदान और पुराना कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सरफराज अहमद की फाइनल 11 में वापसी के इम्कानात रोशन। नजम सेठी के आते ही पीसीबी में बड़ी तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं। और अदब से समाज से खिदमत का मिशन, नस्ली इम्तियाज और जात पात के खिलाफ कलम उठाने वाली आयशा रफीक आज दुनिया बोल है की मेहमान होंगी। आगाज करेंगे कुछ सियासी गर्मा गर्मी से। साल 2022 गुजर गया है, लेकिन मुल्की सियासत में इस्तेहकाम नहीं आ सका है। कश्मकश का सिलसिला अब भी जारी है। इमरान खान ने एक बार फिर फौरी इलेक्शन का मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि नाकिस गवर्नेंस, नाकाम खारजा पॉलिसी और मईशत की तबाही के जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हालात बेहतर नहीं हो सकते। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का जो फैसला है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, वो अटल है। इससे पहले गवर्नराज की बातें भी की जाती रहीं और जब तहलील असम्बलियां करने का ऐलान नहीं किया गया था, उससे पहले हम देखते थे कि पीडीएम की जमातों की जानिब से यह कहा जाता था कि आप आज असम्बलियां तहलील करें पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, और कल आप हमसे इंतखाबात ले लें। और जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने की तारीख दी तो उसके बाद जो कुछ हुआ
वो हम सबके सामने है। किस तरह से गवर्नर राज लगाने की बातें की जाती रही, किस तरह से परवेज इलाही को गवर्नर के नोटिफिकेशन के थ्रू डी नोटिफाई करने की प्लानिंग की गई, जिसको फिर अदलिया उसमें दरमियान में रुकावट बन गई। अब इस वक्त करंट सूरत हाल यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां जो तहलील करने के हवाले से अपने फैसले पर अटल हैं और खड़े हुए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। सर, अब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साफ कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी सूरत बात नहीं होगी, मौजूदा हुकूमत से अब आपकी कोई बातचीत चल रही है, बैकडोर कुछ राब्ते चल रहे हैं, या फिर जब तक आपको तारीख नहीं दी जाती नए इंतखाबात की तब तक आपका पीडीएम से कोई राब्ता करने का प्लान नहीं है? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो एक मैसेज, सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं और हीटर के इस्तेमाल में लाजमन आप एहतियात करें, खासकर रात को बिल्कुल ऑन करके ना सोएं। गैस की लोड शेडिंग, वैसे भी लोड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है तो रात को उसके नुकसानात हो सकते हैं। और इन दिनों सयाह आ रहे हैं, सवात भी। मैं इस वक्त अपने इलाके में हूँ, मर्दान में, यहाँ भी काफ़ी सर्दी है और गलियात में भी जाएंगे तो पिछले साल के वाक़यात हम सबको याद होंगे। हमारी कौम में एक मसला है, हम भूल बड़ी जल्दी जाते हैं, तो ज़रा एहतियात हम सब करें। और सर्दी जो है ये भी अल्लाह का एक तोहफा है, लेकिन इसको हिकमत से हम गुजारें। देखें, जो खान साहब ने स्टैंड लिया है वो बड़ा क्लियर है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इस पिछले जुमे को वो भी तोड़ दी जाती अगर लाहौर में ये सिचुएशन क्रिएट ना होती। ये एक वज़ीर आला का और एक जमात का हक है कि वो समझते हैं कि उनके पास, उनका जो है अवाम के इलेक्टोरेट के पास इलेक्शन के लिए जाना है, क्योंकि बेसिकली तो मकसद सिर्फ असम्बलियों का तोड़ना भी नहीं था, मकसद तो था कि एक माहौल ऐसा हो जिसमें जनरल इलेक्शन की तरफ मुल्क जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर की है कि इलेक्शन तो 7-8 महीने बाद भी हमारी जमात जीत जाएगी, अवाम की ताकत तो है हमारे साथ, सपोर्ट बहुत बड़ी है, लेकिन ये टाइम इतना है कि इस टाइम में मईशत का नुकसान बहुत बड़ा हो जाना है। और ये जो बजट 2023 का है, इस पे कंसेंसस है तमाम उन लोगों का जो समझते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाना है। तो ये बजट उस हुकूमत को बनाना चाहिए जिसके पास अगले 5 साल का मैंडेट हो, अदरवाइज फिर आपको 2024 के बजट तक वेट करना पड़ेगा, एक फ्यूचरिस्टिक और ऐसा बजट जो मईशत को ठीक कर सके। और इसी सिलसिले में सिर्फ सूबाई हुकूमतें नहीं बल्कि जो मरकजी हुकूमत है, जो कौमी असम्बली है, वहां से भी इस बुध के दिन इस्तीफे देने का अमल शुरू हो जाएगा, उस पर अमल शुरू हो जाएगा ताकि वो एक्सेप्ट हो। ठीक है, ये तो पॉइंट आ गया आपका खान साहब, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस हवाले से क्या राब्ते भी आपके चल रहे हैं? पीडीएम हुकूमत से कोई बैकडोर राब्ते हैं? एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से तो इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं है। देखें, वो तो सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते होते हैं, लेकिन अभी उन्होंने भी फैसला किया है कि वो दूर होना चाहते हैं। सियासी ताकतों को बैठना होगा, लेकिन जो मरकजी हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है 25 किलोमीटर की, तो हुकूमत उनकी 25 किलोमीटर की है और उनके जज्बात और उनके जो महसूसात और ख्यालात हैं, ऐसा लगता है जैसे वो पता नहीं 7 बर-ए-आज़म पे उनकी हुकूमत है, क्योंकि गर्दन का सरिया ही नहीं निकल रहा उनका। तो जाहिर है हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना होता है। जब इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि आएँ और अगले इलेक्शन पे बात आप करें, तो वो तो सियासी ताकतों को उन्होंने ओपन इन्विटेशन दे दी कि सियासी लोग ही बैठ के अपने मसाइल का हल निकालें। लेकिन जो मरकजी हुकूमत के वज़राए कराम हैं, उनके बयानात आप देख लें, उससे रऊनत और तकब्बुर के अलावा अगर कुछ और छलकता हो तो आप मुझे बता दें। अली मोहम्मद साहब ये बात बताइएगा कि अपोजिशन भी ये बात कह रही है, गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि अगर खान साहब को हुकूमत तहलील करनी ही थी तो उसी दिन कर देते, जिस दिन वो उन्होंने ऐलान किया उसी दिन कह देते कि जी हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं और ये रही उसकी असम्बली। इतना प्रोलॉन्ग क्यों किया गया इस चीज़ को, ताकि कोई इस पर कोई दूसरा एक्शन लिया जा सके? ये चिड़े नहीं होती, चिड़ों को जब आप उकाब के घोंसलों पर बैठा देना तो वो फिर न चिड़े रहते हैं और उकाब तो बन नहीं सकते। ये इन लोगों का ये मसला है कि अल्फाज मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। तो ये लोगों का मसला, प्रॉब्लम ये है, ये समझ नहीं सकते क्योंकि हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की गोद में ये पले हैं, अपने दम पे तो कभी चले नहीं है। इमरान खान ने 24-25 साल जद्दोजहद की इसी अवाम में, जीरो से स्टार्ट किया, वज़ीर आज़म बन गया, अवाम साथ ना होती कोई हेल्प ना करता। ये फजूल बातें हैं, एस्टैब्लिशमेंट बना दिया, फलाना कर दिया, बना के दिखा दी एस्टैब्लिशमेंट अजहर खान साहब को, नहीं बना सकी। जो अवाम में मकबूल होगा वही लीडर बनेगा।
तो ये इन लोगों की सोच है। उस आदमी ने आपको 6 दिन का वक्त दिया कि इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी है, सियासी लीडरान अपना कद ऊंचा करें और अपने मसाइल को हल करें, ताकि अवाम में जो टट्ठा बन रहा है, जो अवाम में मजाक उड़ाया जा रहा है आज सियासतदान का कि यार ये क्या लोग हैं, आपस में जो है ये एक दूसरे को हर शाम कुत्ता कुत्ता करते हैं, ये मसाइल हल नहीं निकाल सकते। आप मुझे बताएं, आपको मजा आता है शाम को सियासतदान एक दूसरे को जो है माँ बहन एक कर रहे होते हैं? ये वो बात है जो इमरान खान इनको समझा रहे हैं, इनको समझ कोई नहीं आई। अच्छा, अब अली साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। बुध को स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान को पेश होने की हिदायत कर दी है, क्या लगता है कौमी असम्बली अरकान के इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे? और अगर ये इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो आगे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुल्क का क्या है? सबसे बड़ा मसला एक तो मईशत है, दूसरा सिक्योरिटी है। दोनों जगह पे ये लोग फेल हैं। हमारी 3.5 साल की हुकूमत में आप मुझे बताएं अमन की सूरत हाल कितनी बेहतर हो गई थी। खासकर अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुक बहुत बढ़ गया था। वो जो इंडियन इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान में, वो तकरीबन खत्म हो गया था। हमारे साथ एक बरादराना ताल्लुक और अमन और आश्ती और एक तजारत की फिजा बन गई थी अफगानिस्तान के साथ। सेंट्रल एशिया, चीन तो था ही। इन हालात में आप देखें, इस वक्त बम धमाके हो रहे हैं, बॉर्डर पे स्किर्मिशेस हैं। वो लोग जो यकजान दो कालब बन रहे थे, आज एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ताने खड़े हैं। मुल्क के अंदर सिक्योरिटी आपकी तबाह बर्बाद हो रही है और आपकी मईशत जो है आधी से भी कम रह गई है। इस वक्त 17 अरब डॉलर से आप 6 अरब डॉलर पे आए बैठे हैं 7 महीने के अंदर। तो आप मुझे बताएं, इन हालात में इनको चले दें इनको हुकूमत और 7-8 महीने, बल्कि ये तो कहते हैं साल और दें। मतलब है कि कोई पुराना हिसाब किताब लेना चाहते हैं इस पाकिस्तानी कौम और इस रियासत से। लेकिन अली मोहम्मद साहब, बात तो यही है ना कि जब तक हमारे सियासी मामलात सेटल नहीं होंगे तब तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता हमारे मुल्क में। एक तो आवाम का ये भी कहना है कि जो अब हमारी सियासी सूरत हाल चल रही है उसकी एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम मौशी बहरान का सामना कर रहे हैं। और दूसरी बात, आवाम में एक और चीज़ जनरेट हो रही है, सोशल मीडिया पे भी या आम चमागोइयाँ हो रही हैं कि जी सबको पता है कि इलेक्शन जो है वो किस तारीख को होने, कब होने। इलेक्शन अभी फौरी तौर पर फिलहाल नहीं होने, ना कि मुल्क के हमारी हालात ऐसे हैं। ये सिर्फ एक कैंपेन है इलेक्शन की के आवाम में मकबूलियत बरकरार रखने के लिए। तो इस वजह यही है कि सदाकत है इसमें, आप इस बात की तस्दीक करेंगे? ये अवाम नहीं बोल रही, ये लिफाफा बोल रहा है। जिधर जिधर लिफाफा पहुंचा है उधर उधर जो है वो इसी तरह का बयानिया आ रहा है। ये अभी क्यों इस्लामाबाद के इलेक्शन से भाग गए हैं? ये पिछले हफ्ते तक तो ठीक ठाक माहौल था। मैं खुद 9 जलसे मैंने किए इस्लामाबाद में। ये अभी हुकूमत आपकी भाग रही है। ये जून जुलाई में इन्होंने 101 के करीब यूसियां कर दी इस्लामाबाद की, और अभी एक बढ़ा दी 129 तक। तो ये आप 129 जून में बढ़ा देते, आपको पता नहीं था इलेक्शन आ रहा है। अगर अदालतें आपको बल्दियाती इलेक्शन करा रही हैं और ये इससे भाग रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं, जिमनी इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं, जन इलेक्शन का तो नाम ही ना ले। वरना जिस तरह गब्बर सिंह से लोग पुराने जमाने में डरते थे, इनको इलेक्शन का नाम नहीं, 3 दिन इनको रात को नींद नहीं आती इस हुकूमत को। ये अवाम से डरते हैं। ट्रू सर, लेकिन वो ये कह रहे थे कि पंजाब और केपी असम्बलियां तहलील करें तो अगले दिन इलेक्शन हो जाएंगे। अब जब डेट दी गई तो उसके बाद फिर क्या हो गया पीडीएम हुकूमत को? और फिर चरागों में तेल ना रहा, रोशनियां ना रही, और फिर लाइन कट गई। और फिर इनको डर लग गया कि अवाम ने तो वोट दे देना है खान को, तो ये जो कोई 25 किलोमीटर की हुकूमत है ये भी नहीं रहेगी। ये जो दौरे चल रहे हैं 25 किलोमीटर के वजीर खारजा जो हैं अरबों रुपए वो उड़ा रहे हैं। वो जनाब दूसरे हुजूर वाला जो है वजीर आजम साहब, वो जहाजों में बैठ के ब्रीफिंग ली जा रही है और उसकी पिक्चर शेयर की। और किसको दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो? मुल्क के साथ कर क्या दिया है इस वक्त? आप मुझे बताएं, ना गैस है ना बिजली है। महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। महंगाई खत्म करने आए थे, डॉलर आपका आसमान को छू रहा है, 230 टच कर गया है और मार्केट में 250 का नहीं मिल रहा। खजाना आधा खाली हो गया है। इंपोर्ट आपकी वो भी नहीं हो रही, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही। आधी तकरीबन फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद होने की तरफ जा रही है। कौन सा सर, ये तो वैसे दुर्रा इम्तियाज था इनका और इसका क्रेडिट लेते थे कि इमरान खान साहब को जो है तजर्बा नहीं है, हम बहुत तजर्बाकार हैं। लेकिन अब फिर इस सूरत हाल में हुआ क्या इन तजर्बाकारों को? नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ, इमरान खान को वाकई तजर्बा नहीं है। उनको मनी लॉन्ड्रिंग का तजर्बा नहीं है, उनको करप्शन का तजर्बा नहीं है, उनको 2 नंबरी का तजर्बा नहीं है। एक आखिरी सवाल जल्दी से करना चाहूंगी अली मोहम्मद साहब आपसे, वक्त की कमी है। ये तो मैं मानता हूँ, ये वाला तजर्बा नहीं। अली मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि जो नंबर गेम की एक जंग चल रही है, आपको लग रहा है कि आप लोग नंबर्स पूरे कर पाएंगे ताकि मामला आरिया पार हो जाए? मेरे ख्याल में तो आरिया पार अभी भी हो सकता है। मेरी नाफिस राय ये है कि अदालत ने कोई कॉन्फिडेंस मोशन की पाबंदी नहीं लगाई।
इख्तियार छोड़ा है वज़ीर आला पे, वो अगर लेना चाहते हैं तो ले लें। हाँ, 11 तारीख तक पाबंदी है कि अंडरटेकिंग दी है। हालांकि मेरे ख्याल में ये भी मेरी एक राय है कि अंडरटेकिंग से आईनी हक से आप दस्तबरदार नहीं हो सकते। वज़ीर आला के पास आईनी हक है असम्बलियाँ तहलील करने का, लेकिन चलो एक अंडरटेकिंग इतनी बड़ी अदालत में दी है तो उसको 11 तारीख तक तो निभाना है वज़ीर आला साहब ने। अदरवाइज मेरे ख्याल में हमारे बंदे भी पूरे हैं और आईनी हक अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अपनी राय सुन देखना ये है कि 11 तारीख को क्या होगा। कामरान, आपको क्या लग रहा है 11 तारीख तक क्या जाएंगे कॉन्फ्रेंस की वोट के लिए? अब लेट्स सी, जाना तो पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस का वोट होगा और मुझे यही लगता है कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं कॉन्फ्रेंस का वोट जो है वो परवेज इलाही साहब को मिल जाएगा और परवेज इलाही ही वजीर आला रहेंगे। एनीहाउ, वर्ल्ड अलर्ट में आपको बताते चलें कि अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में कम से कम 38 अफराद हलाक हुए हैं और बरे आजम शिमाली अमरीका में निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। बिल्कुल सही। हुकाम का कहना है कि अमरीका में मुख्तलिफ वाक़यात में कम से कम 34 अफराद हलाक हुए हैं और इस बर्फानी तूफान से रियासत न्यूयॉर्क का इलाका बफलो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। हुकाम के मुताबिक 4 हलाकतें कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर मेरिट में हुई हैं, जहां एक मुसाफिर बस बर्फीली सड़क पर फिसलने के बायस उलट गई थी। और अमेरिका में एरी काउंटी के एग्जीक्यूटिव मार्क ल्यूनाको ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि शदीद बर्फानी तूफान और इंतहाई मनफी दर्जा हरारत के बायस तकरीबन 7 अफराद की लाशें हैं वो गाड़ियों से मिली हैं और क्रिसमस का मौका है जिस मौके पर ये बर्फानी तूफान आया है और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया है। हमने देखा है ट्विटर पर भी और सोशल मीडिया पर भी वो बहुत सी वीडियोस चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम में है, लाइट्स नहीं है वहाँ पे, बिजली मुअत्तल हो गई है, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो चुकी है, कई सारी फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं और आप देख सकते हैं क्रिसमस का इतना खुशी का मौका है वहाँ पे, लेकिन उसमें भी इस तरह के मसाइल का सामना है क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फानी तूफान आया हुआ है जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सक रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। दुनिया बोल है में एक बार फिर खुशामदीद। वरदा लेट क्यों होगी, कहाँ पे थी भैया? पहले मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूंगी कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट इन हुई। आज हमारे ड्राइवर साहब सोते रह गए थे जिसकी वजह से मैं लेट ऑफिस पहुंची कराची में और मैं लेट आई। सिंगल डिजिट में टेम्परेचर चला गया है। आई नो। वैसे एक बात करते हैं कि पंजाब वालों को ना ठंड ज्यादा महसूस होती नहीं। आई एम फ्रॉम पंजाब, सो अब मुझे भी ठंड लगना शुरू हो गई है। लेकिन आप कराची वाले हो गए हैं अब। लेकिन आपको पता है सर्दियों में शादी का सीजन बहुत ज्यादा इन होता है और हर तरफ शादियां चल रही होती हैं, वीकेंड पे भी। तो इस वीकेंड 2 शादियां हुई हैं पाकिस्तान में। इन दिनों जो है वो शादियों का सीजन जारी है और अली गुलपीर शादी के बंधन में बंध गए हैं और हारिस रऊफ भी इस वीकेंड उन्होंने शादी की है, वो भी निकाह के बंधन में बंध गए हैं। उनको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और दोनों जो हैं वो हम बात कर रहे थे जब हम इनकी शादियों में बात कर रहे थे। पूछना चाहूंगी कि शादी का लड्डू ऐसा है कामरान कि जो खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी शादी का लड्डू खा ही चुके हैं? जी बिल्कुल खा चुका हूँ और क्योंकि मेरी बेगम प्रोग्राम देख रही होंगी तो इस बारे में जो है ना मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एनीहाउ, आपके जो दोस्त हैं और आप भी शादी का लड्डू चख चुकी हैं, राइट? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप खुद बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। आप मुझसे पूछ रही हैं। हाँ, शायद शो देख रहे हैं लेकिन एक कहते हैं, एक कहावत है, कहते हैं कि जी मोहब्बत भी एक लत होती है कि जब आपको मोहब्बत होती है तो आपको सही गलत कुछ दिखाई देता है। आप मोहब्बत के नशे में ऐसे डूब जाते हैं कि आप कहते हैं जी मुझे शादी करनी ही करनी है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और लत की, क्योंकि मंशियात की लत एक नासूर है और ये नासूर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे ज्यादा हैरानकुन जो बात है वो ये है कि कराची जैसे बड़े शहर में भी ये मनशियात खुलेआम बासानी फरोख्त होती हैं और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वजह से बर्बाद हो रही है। एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस वक्त न्यूयॉर्क के बाद मनशियात के इस्तेमाल में दुनिया का
दूसरा बड़ा शहर वो बन चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम इशू पे बात करने के लिए कासिम अली शाह, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं मंशियात के ऊपर। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइए कासिम साहब कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में मंशियात की कोई रोकथाम नहीं हो रही है, हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में इतने खुले आम मंशियात मिल रही है और सड़कों पर कराची का स्पेशली जो हाल है, हर गली हर चौक के नुक्कड़ पे आपको एक नशावर फर्द जो है वो देखने में नजर आता है। तो वजह क्या है किसको क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा देखें, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे एक छोटा सा प्रोग्राम चंद लम्हों के लिए बात करना ना काफ़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस दरिया को कूजे में बंद किया जाए, किसी तरह इसको समेटा जाए। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जो नशा करने का रुझान बढ़ना है ये एक अलग से मौजू है, मैं इसको थोड़ा सा टच करूंगा। और इस मुल्क में नशा इतना आसानी से अवेलेबल क्यों है ये एक अलग से मौजू है, इस पर भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको जिस मौजू का मैंने पहले निशानदेही की कि ये नशे का ट्रेंड और रुझान बढ़ क्यों रहा है, ये पहले इतना नहीं था। तो हमें देखना पड़ेगा कि समाजी तौर पे बड़ा तेज़ी के साथ पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। ये तबाही के दहाने पे खड़ा है, बल्कि मैं कहूँ गलत नहीं है, एक कदम के फासले पे है। हमने कदम उठाना है और उसके बाद हमारा कोई रिवर्स का चांस नहीं रहेगा। ये जो डू और डाई वाली कैफियत है, ये सिर्फ पॉलिटिकली नहीं है, इकोनॉमी में नहीं है, समाजी तौर पे भी। एक मेरा जो जितना मुताला है वो मैं चंद दिन पहले किसी को कोट कर रहा था कि मेरे घर की कुछ 6700 किताबों में से कुछ 3500 से ज़्यादा किताबें जो हैं वो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और कह लीजिए एक सोशो इकनॉमिक सारी चीज़ों की हैं, इन मज़ामीन पे हैं। मैं ये समझ पाया हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन हालत में, 74-75 साल की तारीख में अगर आपको किसी की भी उम्र 80 साल से ज़्यादा मिले तो उससे पूछ के देख लीजिए, वो मेरी बात को सेकंड करेगा। हुआ क्या है पाकिस्तान में इस वक्त शदीद अनसर्टेनिटी है। कल पे जो है, कल के बारे में कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में कल अपना फ्यूचर, अपने इदारे का, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने मुल्क का जो फ्यूचर है वो नहीं दिख रहा। और ये पिछले 8-9 माह में ये अमल तेजी के साथ बढ़ गया है। जब भी ये अमल बढ़ता है इंसान अनसर्टेनिटी की तरफ जाता है, एक खौफ उस पर तारी हो जाता है और उस खौफ वो हकीकत का सामना करने की बजाय को राह फरार ढूंढता है। अब जिंदगी बजाते खुद देखिए जिम्मेदारियों से भरी हुई, इसमें बच्चे पालने हैं, इसमें आपने फीस देनी है बच्चों की, आपने बिल, बिजली के बिल देने हैं, महंगाई हो गई है, पता नहीं क्या क्या मसाइल है। खुली आंख और 5 हिस्सों के साथ जिन मसाइल को आप देखते हैं वो सब के सब फेस करने पड़ते हैं। आपको छिक्का मारना आता हो कि ना आता हो, लेकिन विकेट पे खड़े होके आप बाउंसर खाते हैं, मुंह पे गेंद लगती है, विकेट उड़ जाती है, कभी गेंद इधर से निकल जाती है, कभी बोल्ड आउट हो जाते हैं आप, कभी आपको टिप लगाने का मौका मिलता है और कभी जिंदगी में शायद शाज़ और नादिर छिक्का लगाने का भी मौका मिलता है। अब ये जो हकीकत है कि कभी छिक्का लगाने का मौका मिलता है लेकिन ज़्यादातर गेंदें हमारी मिस होती हैं और वो हमारे लिए बाउंसर भी बनती हैं, हमें ज़ख्मी भी कर देती हैं। ये इतनी बड़ी हकीकत है कि कुछ लोग इसको फेस नहीं कर पाते। और जब समाज की, सोसाइटी के हालात यूं, स्टेट अपनी जिम्मेदारी कबूल ना कर सके, पाकिस्तान के सब बड़ों को मैं ये कहना चाहूँगा, सब बड़े, उसमें फौज, उसमें अदलिया, उसमें सियासतदान, उसमें हिज़्ब इख्तलाफ, उसमें पीटीआई, उसमें नून लीग, ये सब शामिल है। मैं आप सबको बता दूं कि सब ने बड़ी मेहनत करके इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया हुआ है। समाजी तौर पे हम उस हालत में हैं, यानी गर्म तवा है उसके ऊपर कोई नाच रहा है और हम कह रहे हैं जी वाह कितना अच्छा नाच रहा है, वो पाँव नहीं लगा सक रहा। वो पाँव लगाए तो उसके पाँव जल जाएंगे, कोई देखने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। 22 करोड़ अवाम के साथ क्या बीत रही है मुल्क में, रजीम चेंज हो जाती है, मुल्क में सियासत हो जाती है, मुल्क में कोई आ जाता है, मुल्क में चोर डाकू आ जाते हैं। होता है आपकी नजर में जो पेरेंट्स हैं, जो साथ जो देखिए गुजारिश ये है, वो तो इस सारी स्टोरी का एक पार्ट है। ये स्टोरी क्योंकि एक तवील स्टोरी है, मैं इसको कलेक्टिव पहले बता दूं आपको कि जब तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती, लोगों में एस्केपिज्म नहीं बढ़ेगा। हो क्या रहा है, वो अमल जिसकी मैं निशानदेही करना चाह रहा हूं वो एस्केप है, राह फरार है। और राह फरार सबसे आसान ये है कि 2 कश लगा के राह फरार ले ली जाए। लेकिन राह फरार सबसे आसान ये कि दुनिया में क्या हो रहा है, सर्दी कितनी है, टेम्परेचर कितना, बिल कितने, टीका लगाएं। लेकिन कासिम साहब ये तो एक मौजू हो गया कि आप राह फरार इख्तियार करने के लिए मंशियात का सहारा ले लें, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इसके आदी हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट भी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कराची की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो यहाँ पे एक नई जो है वो आजकल क्राइम रेट बढ़ रहा है कि बाइकें चोरी हो रही हैं, गायब हो रही हैं, उनको पार्ट्स में सेल किया जा रहा है, वो भी जो मंशियात के आदी लोग हैं वही लोग कर रहे हैं। तो ये क्राइम रेट का बढ़ना भी इसी वजह से ही हो रहा है क्योंकि मंशियात जो है वो लोगों को चाहिए।
देखिए गुजारिश पता क्या है, असल में जो है ना नशा, उसमें से एक नशा है आइस। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देने लगा। आइस का नशा तो ऐसे होता है जैसे आइस क्यूब की बात कर रहे हैं हम। है अच्छा, अब पाकिस्तान उस बदतरीन मुल्कों में से है जिसमें आइस भी 2 नंबर मिलती है, और जो नशे के डॉक्टर हैं वो जानते हैं कि अगर ये 1 नंबर मिले तो बंदे की डेथ 1 ईयर में हो जाती है। 2 नंबर मिले यहाँ पर, यानी 2 नंबर मिलने से भी लोगों की डेथ 2 सालों में होती है। अब इसमें जो कह लीजिए रिहैब है, यानी इलाज है, वो ये बताते हैं कि 90% तकरीबन लोग ठीक नहीं होते। 90% ये चांस होता है अगर ठीक हो जाए तो दोबारा वापस चले जाते हैं। इसमें कोई दुआएं हैं, ये एक ऐसा कदम है जिसका रिवर्सल नहीं है। आपने आइस शुरू की, उसके बाद आपकी मौत पक्की है, आपकी बचत कोई नहीं है, ये बताने वाला कोई नहीं है। एकदम क्योंकि मौत नहीं होती, मौत होते होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान मरता है। अब ऑब्वियस है कि जब एडिक्शन होती है तो इंसान का कॉन्शियस खत्म हो जाता है, शऊर खत्म हो जाता है, उसको पेन एंड प्लेयर का कॉन्सेप्ट उसका खत्म हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर उड़ जाते हैं। तो वो नशा करने के लिए मीटर उतार लेता है, वो गन पकड़ के छीन लेता है, वो डाका मारता है, वो मोबाइल छीनता है, वो चोरी करता है, वो लोगों के घरों में घुस के चीजें छीन के भाग जाता है, वो सड़कों पे आपको क्राइम नजर आने लग पड़ा। वजह क्या है कि नशा करने वाला एक ज़ूंबी की तरह होता है। ज़ूंबीज जो होते हैं उनकी अपनी सेंसेस नहीं होती, तो वो अपनी सेंसेस खो देते हैं और किसी भी सूरत नशा करने के लिए वो कुछ कर देंगे, गुर्दा बेच देंगे। आप कभी देखिएगा एक टीके को इस्तेमाल करते हो 7-7 लोग, और वो 7-7 जरासीम से भरे टीके को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सम टाइम गलत लग जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। सड़कों पे पड़ी ये लाशें जो आपको नजरें आ रही हैं, मैं बताना चाहूंगा चंद माह पहले वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इतना तेजी के साथ ये अमल बढ़ रहा है। हमें सर मैं इसी वाले से आपसे बल्कि बात भी करना चाहूंगा। अब आपकी इस पे बहुत रिसर्च भी है, आपने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। जो आप सोसाइटी के प्रेशर की बात कर रहे हैं वो तो एक जानिब, अब जो स्कूल के बच्चे हैं, खासतौर पे बच्चियां हैं, वो भी अब यूज करना शुरू हो गई हैं। अब ये आइस के नशे में जा रही हैं, कोकेन है, बाकी दीगर नशे जो वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इवन स्कूल्स के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से दूसरी जानिब रह गए हैं। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है, सोसाइटी प्रेशर उन स्कूल के बच्चों पर भी क्या है? मैं ऐड ऑन करती चलूं कि वजह क्या है कि हमारी जो यूथ में मंशियात का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ रहा है और ये कि फैशन स्टिग्मा एक ट्रेंड बन गया है। देखिए इस वक्त ना ये घरों से प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। वालिदैन उम्मीद लगाते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया और वो रोता हुआ आया, उसने कहा जी मैं सारी रात रोता हूँ, काउंसलिंग का टाइम मेरे से लिया। उसने कहा शाह साहब मेरे 98% नंबर आए हैं। मैंने माँ बाप दोनों बैठे नाश्ता कर रहे थे, उनको जाके कल बताया कि मेरे 98% नंबर आए हैं। दोनों ने कहा 2% क्यों नहीं आए, 100% क्यों नहीं आए। हमारे वालिदैन खपती हो चुके हैं, उन्हें पता ही कोई नहीं है कि यार खुदा के लिए मार्जिन दो, इंसान को इंसान होने का मार्जिन दो। नंबर 1100 में से 1100 आने लग पड़े हैं। हमारे तो नंबर कम आते थे भाई, 80% पे टॉप हो जाता था मैट्रिक में, 85% पे एफएससी में टॉप हो जाता था। 100 में से 100% नंबर आ रहे हैं, बच्चों में अखलाक नहीं है। 100 में से 100% नंबर आ रहे हैं, बच्चों को स्ट्रेस मैनेज करनी नहीं आती। ये सब तरह की स्टैंडर्ड बने हुए हैं। देखो पुप्पो के बेटे ने नंबर ले लिए, चाचू के बेटे ने नंबर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नंबर ले लिए, वो देखो फलाना आगे निकल गया, फलाने के 29 गोल्ड मेडल आ गए। जब प्रेशर आप इस तरह के देंगे तो बच्चे फिर एस्केप की तरफ जाएंगे। एस्केप क्या है, राह फरार। कोई क्लास का लड़का बैठे बैठे देखें, इतने एजेंट हैं इनके, इतने एजेंट हैं, क्लास में एजेंट हैं, कंटीनों पे एजेंट हैं, दोस्तों में एजेंट हैं, मोहल्ले में एजेंट हैं, ये हर जगह 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 एजेंट मिलेंगे। ये एजेंट्स के मार्जिन है, छोटे छोटे प्रॉफिट मार्जिन हैं। ये करते हैं अरे कश लगा क्या फर्क पड़ता है, शुरू तो कर क्या फर्क पड़ता है यार, क्या जाता है 2 दफा अगर सिगरेट पी लेगा किसी को पता नहीं लगेगा। बस वो आगाज होता है, इब्तदा करने की देर है। याद रखें अगर आप स्लाइड पे खड़े हैं और आप कहें कि किनारे पे मैं हूं, कदम रखूंगा और वापस आ जाऊंगा, आप वापस नहीं आएंगे, नीचे गिरेंगे और नीचे गिरने का फैसला स्लाइड की इंक्लिनेशन एंगल करेगा। नशे का एंगल बहुत बहुत शुक्रिया कासिम अली साहब हमारे साथ थे। आपने बताया कि पहला कदम ही रोकना जरूरी है और जगह जगह इनके एजेंट खड़े हुए हैं। मेरी इस शो के थ्रू, मेरी कामरान की, मेरी पूरी टीम की कि बराए मेहरबानी इदारे थोड़े से होश के नाखून ले, हमारी नई नस्लें तबाह हो रही हैं। वालिदैन को भी नजर रखने की जरूरत है, जो हम इवन बात भी कर रहे थे, जो सोसाइटी का प्रेशर है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा, वालिदैन जो है उनको भी अपने बच्चों पे नजर रखने की जरूरत है। उनको ऐसा फोर्स ना करें किसी भी चीज के बारे में जो कि उनको जहनी तनाव का बायस बने और फिर बच्चे जो हैं वो किसी और जानिब जाएं। और कामरान दूसरी बात है कि ये एक फैशन ट्रेंड भी बन गया है, एक स्टाइल भी बन गया है कि जी हम जो है वो एक कश लगा लेते हैं इस चीज का यो बनने के लिए। आपको
कूल इफेक्ट देता है कि बेटा ये कूल इफेक्ट नहीं है, ये आपकी जिंदगियों से आप लोग खेल रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि चाइना में बढ़ते कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं और एक बार फिर दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है। चीन की जानिब से जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कैसे किए जाने के बाद से कोरोना वायरस की ज्यादा मुतादी इक़साम बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इन दोनों चाइना के बीजिंग और शंघाई में कोविड की सूरत हाल गंभीर होती नजर आ रही है और हालिया चाइना के हेल्थ कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 4100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के एक हालिया इजलास में दिसंबर के अवलीन 20 दिनों के दौरान 24 करोड़ 80 लाख अफराद चीन की 18% आबादी को मुमकिन तौर पर कोविड-19 का सामना हुआ है। बिल्कुल, इसे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। डॉक्टर सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमने अपना टाइम दिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी फिलहाल ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? सुनने में तो आ रहा है कि पाकिस्तान तक शायद कोविड आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसे हुई नहीं है, केसेस रिपोर्ट होना शुरू नहीं हुए, क्योंकि एनसीओसी बंद हो चुका है। तो ऑन ग्राउंड पे आप होते हैं, तो क्या कोविड के वाकई बहुत सारा केसेस आ रहे हैं पाकिस्तान में भी? अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इस वक्त चाइना में ये नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड का एक नया वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं BF7 और ये उनका एक ज़ेली किस्म है और इस वक्त में ये नंबर बहुत तेजी से बढ़। फिलहाल पाकिस्तान में इसकी तशख़ीस नहीं हुई है, लेकिन अल्टीमेटली ये हो जाएगी। इस तरह ट्रैवलिंग हो रही है और स्पेशली अभी क्रिसमस के बाद और चाइनीज न्यू ईयर के बाद बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग मजीद। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी हमने यही देखा था कि चाइना में केसेस आए, फिर इंडिया में आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी आ गए। अब हम क्या प्रिएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि इस बार पाकिस्तान के अंदर उतने केसेस ना आ सकें, या फिर आपकी नज़र में ऐसा कुछ हम प्रिएंटिव मेजर्स ले नहीं सकते हैं? लोगों ने ट्रैवल करना ही करना है, लोगों ने जाना है, पाकिस्तान में लोगों ने आना है, तो कोविड तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल ये आ ही गया, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह आपने कहा हम प्रिएम्प्टिव मेजर ले सकते हैं कि ये नुकसान कम से कम करें। क्योंकि अच्छी बात पाकिस्तान में काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस वेरिएंट की जो स्प्रेड होने की सलाहियत है वो तकरीबन 20 गुना पिछले वेरिएंट से ज़्यादा है। तो इससे आप तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो वैक्सीन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं, उन पे कितना ज़्यादा जो है वो खतरनाक असरात छोड़ सकता है जो नया वेरिएंट आया है कोविड का? और दूसरी बात ये बताइएगा कि इसके सिम्टम्स क्या जाहिर हो रहे हैं, कुछ अंदाज़ा है आपको, ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके पहले से? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि जो पिछले वैक्सीन है उस पर काफ़ी हद तक करामत तो है, मतलब उसकी असरात को कम कर सकते हैं, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी या बीमारी करने की सलाहियत को नहीं रोकती। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फेक्शन होंगे, उससे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन की तादाद मजीद बढ़ानी चाहिए। और जहाँ तक का ताल्लुक है तो ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें नज़ला, जुकाम और सांस की तनफ्फुस। सर बस जल्दी से लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, वैक्सीनेशन की जो आप बात कर रहे हैं, अब तक कितनी तहकीक हो चुकी है वैक्सीनेशन के हवाले से? कोविड को क्या रोका जा सकता है? और क्योंकि अभी तक इतना टाइम हुआ नहीं है, रिजल्ट जो पिछली वैक्सीनेशन के हैं वो कैसे रहे? वैक्सीन की वजह से अमवात बहुत कम रही है पिछले साल, और यकीनन वैक्सीन बहुत कारआमद है। ये बीमारी को नहीं रोकती, लेकिन बीमारी की शिद्दत को लाजमी रोकती है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया भर में अगर आप पिछले साल और उससे कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा कम अमवात हुई है। तो वैक्सीन यकीनन कारआमद है और हमें वैक्सीनेशन पे मजीद तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर साहब जल्दी से बताइएगा कि अभी फिलहाल एज ए प्रिकॉशन के तौर पे हमें दोबारा से क्या वैक्सीन का कोई बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है आवाम को? अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हुआ है तो यकीनन बूस्टर डोज की ज़रूरत है। ये इम्यूनिटी काफी वीक हो जाती है 6 महीने बाद। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अगर आपकी वैक्सीन लिए हुए कोविड की 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, दोबारा से आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और इसी के साथ ही ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और दिसंबर का साल महीना चल रहा है और ईयर एंड होने वाला है, और ईयर एंड में होती हैं बहुत सारी शादियां, तो सब शॉपिंग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है ईयर एंड सेल लगी हुई है अप टू 50%। कहाँ पे?
चेज पे। अच्छा, आप चेज अप जाएं, आपको 50% वहाँ पे सेल लगी हुई है, ईयर एंड सेल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेज अप पे आपको मिलती है तमाम वैरायटी। आपको फैशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, और आपको घर के कपड़े आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। गारमेंट्स हो गए, बैग्स हो गए, क्रॉकरी हो गई, कुकवेयर हो गया। आपको और क्या चाहिए? भी नया साल आ रहा है, शादियों का सीजन आ रहा है, घर पे मेहमान आए हुए हैं, नई क्रॉकरी चाहिए, तो चेजअप जाएं और फ़ायदा उठाएं। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे चेजअप से अजहर बेग और मोहम्मद रेहान साहब। मोहम्मद रेहान हैं मार्केटिंग एंड HR से, और अजहर साहब हैं हमारे पास ऑपरेशन हेड हैं चेजअप के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो बोथ ऑफ यू। सबसे पहली बात तो ये थैंक यू सो मच है कराची वालों, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है ये ऑफर। अप टू 50% चेजअप पे सेल लगी हुई है। आपके अपने ओन ब्रांड्स भी हैं, उसके बारे में बताएं कि वो क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने इंट्रोडक्शन ऐसा करवाया। मैं थोड़ा सा एक बात कहूँगा कि ईयर एंड धमाके का जो लफ्ज़ है ना, वो अगर हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करें तो लोग घबरा जाते हैं, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली। जब हम धमाका, चेजअप ने जो धमाका किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोगों के लिए खुशियाँ लेके आए और ऐसी प्राइसेस लेके आए जो सबके लिए अफोर्डेबल हो, हर लेवल के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। जहाँ तक ब्रांड्स की बात है, हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया। अपने ब्रांड्स हमने लॉन्च किए, डिफरेंट एरियाज़ हैं, उसमें गारमेंट्स भी है। गारमेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जलपरी लेडीज़ के लिए है, बचपन जो है वो बच्चों के लिए लेके आए हुए हैं। इसी तरह से इनसोल शूज़ में लेके आए हुए हैं। इसी तरह से आपका ई स्टूडियो आ रहा है, हमारे जेंट्स को भी हमने कवर किया है। और डिफरेंट, अगर हम ग्रॉसरी की बात करते हैं तो ग्रॉसरी में आपके तमाम जितने भी कैटेगरीज है ऑलमोस्ट उनमें हम कवर कर रहे हैं। उसके अंदर हम बेसिक कमोडिटीज़ पे चले जाएं तो हम चावल, राइस हो गए, शुगर होगी, पल्सेस होगी, इन चीज़ों को भी हम डिस्काउंट है कितना? हर चीज़ में मुख्तलिफ है या सब पे आपने ओवरऑल किया हुआ है? डिफरेंट। अगर हम नॉन फूड की तरफ जाते हैं तो वो अप टू जो 50% है, दैट इज़ फॉर नॉन फूड। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि लोग जो नॉर्मली जो 50% दिखा रहे होते हैं तो वो अप टू 50% कहते हैं। अगर आप जाएं तो वो जस्ट 5 to 10%, 50% उस पर दे रहा होता है, बाकी सब इनिशियल जो उस पर होते हैं। लेकिन हमने ओवरऑल हर कैटेगरी में हमने किया, कोशिश ये की कि मैक्सिमम दे सकें। सेकेंड थिंग ये है कि ओल्ड स्टॉक या ऐसा कट स्टॉक नहीं है जो जिसको हम कह सकेंगे हमने लिक्विडेट करना है तो हम लेके आए। हम न्यू स्टाइल्स के ऊपर, न्यू जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं उन सब के ऊपर हम डिस्काउंट्स लेके आए हैं। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि यार ये नहीं है कि ईयर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है तो हमने अपना, यूजुअली होता ऐसे ही है। बल्कि हम इससे पहले ब्रेक में बात भी यही कर रहे थे कि बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स निकालनी होती हैं और क्योंकि उनकी एक्सपायरी करीब होती है उस पर दूसरा स्टिकर लगा के डिस्काउंट दे के तो वो बाहर निकाल रहे होते हैं। ये मैं देख चुकी हूँ, इसलिए मैंने बात मेंशन की है कि वाकई ऐसा होता है। लेकिन आप लोग फ्रेश आइटम्स के ऊपर सेल पे लेके आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी हम इसमें तो यार ग्रोसरी में चले जाएंगे आप तो उसमें हमने हर एरिया कवर किया है, सो दैट कि अगर हाउस होल्ड अगर लेने आप आए हैं तो ये नहीं कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी पे हमारा डिस्काउंट है। आप कहीं भी हो, चाहे वो आपका बेसिक कमोडिटीज़ की तरफ चले जाएं, ऑयल एंड घी में चले जाएं, डिफरेंट प्राइस कट्स भी आ रहे हैं, उनके साथ बाय वन गेट वन भी मिल रहा है। लाइक ऑयल के ऊपर इवन के 2 kg शुगर तक हम फ्री दे रहे हैं। ऑयल पे आप बाय वन गेट वन दे रहे हैं? 2 kg शुगर दे रहे हैं, बाय वन गेट वन डिफरेंट चीज़ों में। ऑयल के ऊपर 2 kg आपको शुगर मिल रही है। इसी तरह से आपको ऑयल के ऊपर हो सकता है कि वहाँ पे 5 ml की जो कोक की बॉटल होती है वो फ्री दे रहे हैं, 2 बॉटल्स एक उसके ऊपर। इस तरह डिफरेंट डिस्काउंट चल रहे हैं हमारे। अब रेहान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सी चीज़ें अब क्योंकि ऑनलाइन हो चुकी हैं, बहुत से कस्टमर्स जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो एक तो अपने ऑनलाइन पोर्टल के हवाले से बताइएगा और क्या ये डिस्काउंट का ऑफर ऑनलाइन चीज़ों पर भी है? ऑनलाइन कस्टमर्स उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जितनी भी हमने भी डिस्काउंटिंग ऑफर्स लगाई हुई हैं, चाहे वो गारमेंट्स हो चाहे वो ग्रोसरीज हो, तमाम अवेलेबल हैं आपके ऑनलाइन के ऊपर भी। आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं और वहाँ पे भी हमारे को डिलीवरी चार्जेस भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक कुछ जगहों पे तो हमने एग्जाम किए हैं डिलीवरी चार्जेस और तमाम डिस्काउंट आप ऑनलाइन पे भी अवेलेबल आप उसमें अवेलेबल है। लेकिन आई वुड अप्रिशिएट कि मैं कस्टमर से गुजारिश ये करूँगा कि वो स्टोर्स आएँ, स्टोर्स पे आके एक्सपीरियंस लें शॉपिंग का। इसमें हमने डिफरेंट तरह के प्राइजेस भी रखे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप 5000 रुपीज़ की कोई शॉपिंग करते हैं तो आप कुरानंदाजी में शामिल हो जाएंगे और उसमें हमने कोई अप्रॉक्स समझ लें कि 1 करोड़ रुपए के हमने इनामात भी रखे हुए हैं, जो कि हम लोग 14 जनवरी को हम कुरानंदाजी करने जा रहे हैं। जो कस्टमर्स विन करेंगे, जो प्राइजेस में उनका लकी ड्रॉ में नाम आएगा, दे कैन विन मतलब प्राइजेस एज वेल, जिसमें मोटरसाइकिल्स हैं, वॉशिंग मशीन्स, अप्लाइंसेज हैं। अच्छा, इसी के साथ जैसे अजहर ने आपको ब्रीफ किया कि हमारे अपने ओन ब्रांड्स हैं, तो हमने एक स्पेशल अपने कस्टमर्स के लिए भी रखी है कि अगर आप अपने ओन ब्रांड्स हमारे परचेज करते हैं और आपकी बास्केट साइज 3000 रुपीज़ हो जाती है तो आपको इमीडिएटली 500 रुपीज़ का आपको एक इंस्टेंट वाउचर मिलेगा, जिसमें आप नॉन फूड में जाएं, शॉपिंग करें, उसी वक्त ही शॉपिंग कर लें और देयर वुड बी नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस। कोई वो नहीं है कि आप एलिगेशन कि आप नेक्स्ट टाइम ही इसको इस्तेमाल करना है, उसी वक्त ही आप जाएं।
हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लाइन है स्पेशली किड्स में, प्राइड में, कि जहाँ पे 500-600 की आफ्टर डिस्काउंट बहुत सारी कुर्तियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारे किड्स के अपर्स लगे हुए, लोअर्स लगे हुए। तो मतलब मैं अभी लास्ट एक शो भी कर रहा था अभी एक टीवी रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो मैं उन्हें बता रहा था कि मतलब कस्टमर्स कैन बाय फ्री, उसमें मतलब उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो वो भी आप लोग बाय कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 3000 की आपने शॉपिंग की है तो 500 तक की आप कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद सकते हैं। बिल्कुल आप फ्री कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में बेसिक कॉमोडिटीज़ है, ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको आपको परचेज करने में डिसीजन लेने में मुश्किल हो। ग्रॉसरी है, अब आपने हैंड वॉश भी लेना है, आपने बेसिक कॉमोडिटीज़ भी लेनी है, सारी चीज़ें भी लेनी है, तो दैट इज़ ऑल, मतलब उसमें फिर ये है कि आपको फ़ायदा ही होगा। सही। अजहर साहब से पूछना चाहूँगी, अजहर साहब अक्सर हमने ये देखा है कि आपकी जो प्राइजेस होती हैं, चेज़अप की जो प्राइस हैं, चाहे वो हम शैम्पूज़ की बात कर लें, सोप्स की बात कर लें, सर्फ्स की बात कर लें, वो आपकी जो प्राइसेस होती हैं वो दूसरे जो स्टोर्स हैं उनसे बहुत कम होती हैं। इवन एमआरपी जो लिखी होती है उससे भी कम होती है। रिटेल प्राइस की अगर हम बात करें जो मेंशन होती है प्रोडक्ट के ऊपर, उससे कम होती है। तो इसकी रीज़न क्या है? पहली चीज़ क्योंकि आप फिर प्रॉफिट कैसे अपना जनरेट करते हैं? क्योंकि लोगों के जहन में सवाल आता है कि जी अगर आप इतने सस्ते पैसों में दे रहे हैं तो कुछ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है लोगों के अंदर। अच्छा, हम लोग करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ नॉन फूड की तरफ अगर हम आते हैं, उसके हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें हमारा एक रिफंड पॉलिसी। अब अगर आप कोई चीज़ परचेज करके गए, लेट्स सपोज आपने कोई शर्ट ली है और आप ले जाते हैं और वॉश करते हैं और उसमें से कलर या किसी किस्म का कोई डिफेक्ट आ जाता है, यू कैन रिटर्न इट बैक। कोई उस पर कोई सवाल ऐसा नहीं होगा कि जी क्यों, क्या मसला, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट खरीदने के बाद, यूज करने के बाद भी रिटर्न कर सकते हैं अगर उसमें फॉल्ट आ गया आपका तो। इसी तरह से अगर ग्रोसरी की तरफ आते हैं तो हम लोग क्योंकि बल्क में डील कर रहे होते हैं, मैसिव उसको कवर कर रहे होते हैं, तो अब हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम लोगों तक चीज़ों को पहुंचाएं। तो हमारी जब बैक एंड के ऊपर बाइंग हो रही होती है वो इतने बल्क होती है कि हमें कंपनीज बैक एंड पे मार्जिन दे रही होती हैं, तो वो मार्जिन डिफरेंट शेप में हो सकते हैं हमारे पास। तो हम प्राइसेस जो एमआरपी वाली बात की है, हम इससे हमेशा डाउन रहेंगे। हम अपने मार्जिन बहुत मिनिमम पे चल रहे होते हैं। हम ये नहीं करते कि क्वांटिटी कम बेच के ज़्यादा मार्जिन ले लें। हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम सेल करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और वहां से जो छोटा छोटा मार्जिन है वो हम कवर करें। ठीक है। अच्छा रियान साहब, थोड़ा सा स्टोर्स के बारे में बताइएगा। एक तो कराची में कहाँ पे स्टोर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे स्टोर्स हैं आपके? कराची में हमारे 10 स्टोर्स हैं। गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, शहीद मिल्लत रोड है, क्लिफ्टन है, और मेरे ख्याल है यही सारे स्टोर्स हैं। उसके बाद गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है। तो 13 स्टोर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह चेज़अप के पाकिस्तान में। और एक चीज़ मैं बड़ी मिस कर गया हूँ, शायद वो आपको ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि आज मंडे से लेके वेडनेसडे तक हमारी स्पेशल ऑफर लगी हुई है हमारे गुलिस्तान जौहर स्टोर के ऊपर, अल्ट्रा फ्रेश के ऊपर। तो हम कराची में सबसे सस्ती चिकन और वेजिटेबल्स आज हम बेच रहे हैं। इवन कि मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त इस प्राइस पे कोई वेजिटेबल्स या अल्ट्रा फ्रेश नहीं मिल रहा होगा। चिकन आप समझ लें 100 रुपीज़ हम लेस प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं। 100 रुपीज़ लेस प्राइस। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को मेंशन करना चाहूँगी कि गुलिस्तान जौहर पे मेगा मॉल है चेज़अप का, वहाँ पे आपको मीट, पोल्ट्री की चीज़ें भी वहाँ पे मिलेंगी, फ्रेश मीट आपको वहाँ पे मिलेगा। और उस पे आज से लेके वेडनेसडे तक फॉर 3 डेज ओनली, फॉर 3 डेज एक मेगा धमाकेदार डिस्काउंट है। तो आप लोग अभी जाके वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। वैसे अप टू 50% डिस्काउंट जो चेज़अप पे लगा हुआ है वो 23 तारीख से लेके 8 जनवरी तक है, लेकिन पोल्ट्री के ऊपर, फ्रेश मीट पे 3 दिन तक डिस्काउंट है, वो आप अवेल कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि वेडिंग सीजन चल रहा है आजकल, तो आपने वेडिंग पैकेजेस भी काफी सारे निकाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, वेडिंग पैकेज हमने उस पर ये किया है कि एक तो प्राइसेस हमने वैसे कंट्रोल रखी हैं जो पैकेज, क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें जैसे हम कहते हैं कि किसी ने अपनी बेटी के लिए परचेज़ करना है तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो एक तो पैकेज हमने बहुत मिनिमम उस पर रखे हैं और उसके साथ हमने फ्री गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा किए हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूं, अगर मेरा एक पैकेज जो प्लाटिनी में 164 का है, 1,64,000 रुपये का है, और उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 50 उससे 50 to 60 आर्टिकल्स होंगे, उसके ऊपर गिफ्ट जो आपको मिल रहे हैं दैट इज 60,000 प्लस। वेरी नाइस। अब आप अगर उसको देखें तो आपके पास, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ कराची के लिए? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए। ओके। सो इसी तरह से अगर हम गोल्डन पे आते हैं, उस पे आते हैं, तो आपको इतनी ही अमाउंट के, लाइक अगर हम 1 लाख का हमारा जो पैकेज है उसके ऊपर भी अगर आप चले जाते हैं, उस पर भी 20,000 प्लस के ऊपर आपको गिफ्ट्स मिल रहे होंगे। तो गिफ्ट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। होता ये कि जो एक क्रॉकरी तो आपने परचेज कर ली, उसके साथ आपने LCD भी देनी है, वॉशिंग मशीन भी देनी है, और वॉशिंग मशीन डॉलेंस की, माइक्रोवेव, ये हम गिफ्ट्स के तौर पे दे रहे होते हैं। तो वो पैकेज माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा हिट हुआ, और चूंकि सीजन भी है बिल्कुल, तो हर
लेवल के लोग, हर लोअर क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो हमारे पास आते हैं और पैकेज बहुत अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत तारीफ भी कर रहे हैं इसकी। नो डाउट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी इस इलेक्ट्रॉनिक पूरे उसके पैकेज की जो रिटेल प्राइस है, आप यूँ समझ लें कि लेस देन 50% प्राइस के ऊपर हम इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर उन पेरेंट्स के लिए जो कि ऐसी बात है अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं तो दे फेस द फाइनेंशियल चैलेंजेस, तो उनके लिए स्पेशली हमने इस पैकेज को डिज़ाइन किया है। सही। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास और क्या क्या है? अगर इन पैकेजेस के अलावा भी कोई ख़रीदना चाहे, क्योंकि अपने घर के लिए कोई लेना चाहे, तो उस पर कोई डिस्काउंट है अगर अभी फ़िलहाल लें हम? हमारी प्राइसेस ही जो उस पर है ना, वो हम ऑलरेडी डिस्काउंट पे लेके चल रहे होते हैं, जो प्राइसेस हमारी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम मार्कडाउन दे रहे हैं मार्केट से। प्लस ये कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जो, जैसे हमने अभी कहा, रेहान साहब ने कहा कि 5000 के ऊपर हमारा एक कुरानंदाज़ी लकी ड्रॉ है। तो आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, चाहे क्रॉकरी लेते हैं, क्रॉकरी भी जो मैं डिस्काउंट बता रहा हूँ उसके बावजूद मैं बात कर रहा हूँ कि आप लमसम, जैसे एक बात 3000 आपने लिया, 5000 की बाइंग कर रहे हैं, वो अलहदा मिल रहा है आपको, 5000 पे कूपन अलहदा मिल रहा है, 3000 के ऊपर अलहदा मिल रहा है। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब आप लोग भी जाके चेज़अप पे अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर हासिल कर सकते हैं। और तला कह रही हूँ कामरान कुछ बात अब कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस वक्त टेस्ट सीरीज जारी है। पहला मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी है। 12 स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक जो है वो आउट हो गए हैं। एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि आज जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाएगा, जो इंग्लैंड के साथ सीरीज में हमने गलतियां की थी उनको दोहराएगा नहीं, लेकिन हम देख यही रहे हैं कि 12 पे अब पहला खिलाड़ी आउट हो चुका है और आगे उम्मीद, दुआ और ख्वाहिश यही है कि आगे दोबारा से वो तमाम चीजें ना दोहराई जाएं जो कि हम इंग्लैंड सीरीज के साथ करते रहे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि क्या हो रहा है, क्या हम वाकई अपनी दोबारा से पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं, हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं? आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम वर्दा, सुबह बखैर आपको। मसला ये है कि पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाया और स्पिन ट्रैक बनाते ही पाकिस्तान की पहली विकेट अब्दुल्ला शफीक की सूरत में गिर गई और गेंद जो है अभी तो पहले 20 मिनट हुए और गेंद ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट मैच भी कहीं 4 दिन में ना खत्म हो जाए। लेकिन एजाज पटेल जो कीवी बॉलर है, वो दुनिया के उन 3 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने किसी टेस्ट इनिंग्स में 10 के 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद उन्होंने ये कारनामा अब से चंद बरस कबल भारत के खिलाफ सर अंजाम दिया था मुंबई में। तो अब एजाज पटेल वो डेंजर मैन है। पाकिस्तान ने आज अपनी टीम में सरफराज अहमद को, सरफराज के हवाले से ही सवाल करना चाह रहा था। सरफराज की वापसी हुई है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सरफराज से आपकी? देखिए, सरफराज अहमद पहली मर्तबा पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इससे कबल जो उन्होंने 49 टेस्ट मैचेस खेले थे वो सब आउटसाइड पाकिस्तान खेले थे और आखिरी मर्तबा ये जनवरी 2019 में साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आखिरी टेस्ट खेले थे। तो एक तवील इंतजार के बाद सरफराज को टीम में शामिल किया गया है। रिजवान की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी और सरफराज डिजर्व भी करते थे, काफी अच्छे से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ उनसे तवक्कुआत बहुत है, उन पर दबाव तो होगा क्योंकि उनके जो नाकिदीन है वो यही कहेंगे कि अगर खुदा न खास्ता सरफराज नाकाम हो जाते हैं तो वो यही कहेंगे कि आपने रिजवान को क्यों हटाकर, हालांकि रिजवान 26 टेस्ट मुसलसल खेले नवंबर 2019 से लेकर अब तक। तो अब सरफराज को मौका मिला है, लेट्स सी। उनका होम ग्राउंड है कराची और उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में भी अच्छा परफॉर्म किया, रन भी स्कोर किए, विकेटें भी लिए। तो मैं समझता हूँ सरफराज की मौजूदगी, एक तो तजुर्बाकार खिलाड़ी है पाकिस्तानी टीम के लिए, 2010 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं सरफराज, तो पाकिस्तानी टीम के लिए उनकी मौजूदगी जो है वो सूदमंद साबित होगी। सरफराज की वापसी हुई है, दूसरी जानिब नजम सेठी की वापसी, मैं वही सवाल करना चाह रही थी। तो कैसे देखते हैं सरफराज की वापसी से? तो आपको अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता है, नजम सेठी की वापसी को आप कैसे देखते हैं? उनसे भी तवक्कुआत आपकी अच्छी हैं? एग्जैक्टली। और जो चेंजेस किए हैं उन्होंने आते ही, आपको लग रहा है कि कौमी टीम की कुछ बेहतर परफॉर्मेंस होगी उनकी चेंजेस के बाद? देखें वर्दा, अगर देखा जाए हकीकत की निगाह से तो सेठी साहब चूंकि 3 बारियां पहले ले चुके हैं, 2 मरतबा तो रहे चेयरमैन और 1 मरतबा सिर्फ 1 महीने के लिए रहे, तो उनको इस बात का अंदाजा है कि वो इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन उन्हें अपने इर्द गिर्द जो चमचे हैं उनसे दूर रहना होगा अगर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करना है। शकील शेख साहब है, वो हर चेयरमैन के साथ रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेठी साहब के बाएं जानिब खड़े होते हैं, तो सेठी साहब को अब सर ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, क्या ये टीम की परफॉर्मेंस जो होती है ऑन ग्राउंड उस पर भी असरअंदाज होती है? बिल्कुल कामरान, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ही जो है वो
पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई कि सियासत बहुत ज्यादा होती है। अब दुनिया भर में देख लें आप, 1999 से लेकर अब तक 11 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बदल चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में इंटरनल पॉलिटिक्स से हटकर इनको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की तरक्की पर तवज्जो दें। पाकिस्तान की अगर रैंकिंग देखें इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में वर्दा पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, वनडे क्रिकेट में 5वें नंबर पर है, T20 क्रिकेट में 3रे नंबर पर है। तो ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में सेठी साहब को ऐसे इकदाम करने होंगे। अभी उन्होंने शाहिद आफरीदी को उबूरी तौर पे बनाया, क्योंकि शाहिद आफरीदी का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर वो चीफ सेलेक्टर रहे। उनके होने वाले दामाद शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसलिए शाहिद आफरीदी अभी सिर्फ वनडे की टीम सेलेक्ट करेंगे और अब पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट टेस्ट का जो है वो जुलाई में। मशवरा क्या देंगे आप नजम सेठी साहब को, ऐसी कौन कौन सी तब्दीलियां हैं जो अब इस वक्त होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑन ग्राउंड भी अच्छा रहे और पाकिस्तान का नाम आगे रोशन भी करे? एक सबसे बड़ी तो ये कि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बदल दी, तो बड़ी खुशाइन बात है। अब कोचेस को घर जाना पड़ेगा, जो सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ है काफी अरसे से है और वो कुदरत के निजाम पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को चला रहे थे। उनकी कारकर्दगी इतनी हौसला अफजा नहीं रही। फिर गैर मुल्की कोचेस लाने का उन्होंने इंडिया दिया है सेठी साहब ने कि मिकी आर्थर को शायद लेकर आए। और कोच आर्थर की भी वापसी का सुनने में आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, मिकी आर्थर माजी में रह चुके पाकिस्तानी कोच जो है वो खिलाड़ियों के साथ सियासत में मुलविस हो जाता है। अगर गैर मुल्की कोच होगा तो वो इतनी सियासत से वाकफियत नहीं रखेगा, इंटरनल पॉलिटिक्स से, जिसकी वजह से वो अपना काम करेगा। एक तो सेठी साहब को वो करना होगा। दूसरे जो चमचे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है हमेशा से रहे हैं, हर चेयरमैन के साथ रहे, उससे उनको दूर होना होगा। और फिर मेरिट पर सिलेक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना हुआ है, बेशुमार लोगों को भारी तनख्वाहों पर रखा हुआ है, तो उन पर भी नजरसानी करनी होगी ताकि क्रिकेट जो है तरक्की की राह। डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में भी बात हो रही है कि वो भी बहाल होगी, तो इसको कैसे देखते हैं? इट्स अ गुड साइन या फिर बैड साइन? नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट तो बहुत जरूरी था, उसका बहाल होना, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बहाल होना बेहद जरूरी था, क्योंकि खिलाड़ी बेरोजगार हो गए और खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ 192 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई। रीजन्स की टीमें खत्म हो गई, इदारों की टीमें खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल में ग्रास रूट लेवल पर जब टैलेंट नहीं आएगा, 192 क्रिकेटर्स 22 करोड़ की आबादी में कहाँ से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से आप टैलेंट निकालेंगे? तो बहुत अच्छा सिलसिला होगा कि वजीर आजम साहब भी कह चुके हैं कि इदारों की क्रिकेट बहाल की जाए। तो आईपीसी मिनिस्ट्री ने समरी भी रिलीज कर दी है। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही इकदाम हैं जिनसे नजम सेठी साहब को वो मिलेगा। और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख को भी बहाल करना होगा। रमीज राजा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था कि इस साल जो एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, अगर भारत नहीं आया तो हम वहाँ नहीं खेलने जाएंगे वर्ल्ड कप में। तो उसको भी हैंडल करना होगा सेठी साहब को, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कहा है वजीर आजम ने कि सेठी साहब ने कि हम वजीर आजम से डिस्कस करके मामला तय करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच। मशवरे के साथ ही जो है वो आगे फैसला बिल्कुल ऐसा ही। और आगे पाकिस्तान की टीम, बेसिक तौर पे बात यह है कि जो एक्चुअल चीज जो पाकिस्तान के लिए काउंट करती है वो पाकिस्तानी टीम है कि वो ऑन ग्राउंड कैसा खेल रही है, बाकी तमाम चीजें तो आगे देखी जाएंगी। खैर, हम थैंक यू कहना चाहेंगे आपका यहाँ पे अजहर बेग साहब का, मोहम्मद रेहान का, चेजर से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब वक्त हुआ है आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करने का। तो बताते चलें कि मुल्क भर में मौसम सरमा अपने उरूज पर है और कोयटा के बाद कराची में भी ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है फाइनली। और शुमाली इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड ने भी लोगों को मुश्किलात में डाल दिया है। अगर स्कर्दू की बात करें तो स्कर्दू में -12, कलाम और स्टोर में -8, हुंजा में -7 और गिलगित में -6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सुन के ही ठंड लग रही है। हम कराची वालों का टेम्परेचर सिंगल डिजिट का हुआ है। रात में तो हमें इतनी ठंड लग रही है। और महकमा मौसमियात ने आज भी कहा है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में शदीद ठंड रहने का जो है वो इम्कान है। और अगर हम अहम शहरों की दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 12, लाहौर में 4, इस्लामाबाद में 5, कोयटा में शदीद ठंड के साथ -3, जबकि पेशावर में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो इसी के साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मुल्क भर में ओवरऑल ठंड की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गर्म कपड़े पहन के रखें, बेवजह घर से ना निकलें और गाड़ी सेफली चलाएं। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं कामरान की तरफ।
और नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी नौजवान मुसन्निफा और शायरा मौजूद हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज एक ऐसे इलाके से किया जहां लड़कियों को मंजर आम पर आने के लिए ज्यादा आजादी और रसाई नहीं होती, लेकिन आयशा रफीक के वालिद ने उनकी हिमायत की। आयशा रफीक वो पाकिस्तान की पहली लड़की है जिसने नस्ली और जात पात के निज़ाम की बुराई के खिलाफ आवाज उठाई है। माशरे के कई सुलगते हुए मसाइल पर किताबें भी लिख चुकी हैं, जिस पर उन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं। टेक्सला से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा रफीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त का। आयशा, यकीनन कलम से समाज की खिदमत बहुत बड़ा काम है। आप खुद भी टेक्सला से ताल्लुक़ रखती हैं। आप माशरे में ख़वातीन को किस तरह के मसाइल का सामना करते हुए देखती हैं? अस्सलामुअलैकुम कामरान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं बोल्ड टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इस मॉर्निंग शो की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल्ड नेटवर्क पर बात करने का मौका मिला। तो कलम से जदोजहद करना वाक़तन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बीइंग अ गर्ल अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक लड़की के लिए वो ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त होता है जब वो पैशनेट होकर कोई भी स्टेप लेती है, एक कदम उठाती है, लेकिन वो अपना गोल सेट करती है और फिर अमली जदोजहद का आगाज़ करती है, लेकिन वो इस दोराहे पर खड़ी हो कि उसके अपने ही उसके दर पे हों। हमारे माशरे में एक टैबू है, सोशल स्टिग्मा है बहुत बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इस वजह से समटाइम्स उसके अपने भी उसके दर पे होते हैं, और सेकेंडली इस पे फिर समाज का एक बहुत बड़ा किरदार है। जब वो पेशा वराना ज़िंदगी में एक कदम रखती है, अमली तौर पर शामिल होती है, तो एक तरफ तो हमें ग्लैमरस वर्ल्ड नज़र आती है, एक तरफ हमें चमचमाती दुनिया नज़र आती है, जबकि इसके साथ साथ दूसरी तरफ उनसे मुंसलिक पसमानदा इलाकों की ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनको बहुत सी रुकावटों और मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर उनकी किरदार कुशी भी होती है, वहाँ पर उनके रास्ते में हर्डल्स भी आती हैं। तो ये ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे ख़वातीन को निकलना चाहिए। आपने कैसे इन तमाम चीज़ों का सामना किया, उनका मुकाबला किया, और जो ख़वातीन हैं जो कि आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहती हैं, उनको आप क्या कहेंगी? देखिए कामरान, इंसान जब किसी भी काम का आगाज़ करता है, शुरुआत करता है, तो बहुत उसके ये मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन यह है कि ज़िंदगी है तो ख्वाब हैं तो मुश्किलें भी आएंगी। और मुश्किलात में का आने का मकसद ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। मैंने जब लिखने का स्टार्ट किया था तो मुझे भी मुश्किलात ऑब्वियसली उनका सामना करना पड़ा। मैं पहले सोशल इश्यूज़ पर लिखती थी, लेकिन मुझे बाकायदा एक मीडियम नहीं मिलता था, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि मैं अपनी सोच को, अपने नज़रियात को मंजर आम पर ला सकूं। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं रुकी नहीं हूँ, मैं मुसलसल कारबंद रही हूँ, चलती रही हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल चलना ही ज़िंदगी की ज़मानत है। आयशा, हम आपके हौसले की दाद देते हैं। आप सोशल इश्यूज़ पे इतनी लिखती हैं, बात भी करती हैं। आयशा, ये बताइए कि हमारे यहाँ रंग, नस्ल, ज़ात पात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो तफरीक की जाती है, लोगों को कत्लेआम किया जाता है, ख़वातीन को इन मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि मुआशरे को किस तरह से तब्दीली लानी चाहिए अपने अंदर? जी देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात शामिल कर दूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, एक इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम की बुनियाद पर बना था, नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर बना था। इस्लाम में तो रंगो नस्ल, ज़ात पात की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इलाकाई सोच और एक नस्ली असबियत जो है उसका प्रचार किया जाता है, और बिल्कुल ख़वातीन को भी ज़ात पात के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी पर मैंने एक बुक लिखी थी विद द टाइटल मोहब्बत ज़ात पात में गुम, जो कि इंटरकास्ट मैरिजेस पर है, जिसमें हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा एक सोशल स्टिग्मा है, टैबूक है कि हम इंटरकास्ट मैरिजेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और हम इस तरह से, इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंगल से देखें, तो हम ज़ात पात को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरी बुक का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ये है कि असबियत की, ज़ात पात की बेखुनी की जाए। ठीक है। अच्छा आयशा, आपने हमारे बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ पे भी कुछ अशार लिखे हैं, तो अगर वो हमारे नाजरीन को आप सुनाना चाहें।
जी बिल्कुल, आपकी समातों की नज़र शहीद अरशद शरीफ के बेरहमाना कत्ल पर जलते दिल और खोलते लहू से रकम किए गए कुछ एहसासात पर मबनी मेरे अल्फाज हैं जो कि आपकी समातों की नज़र। वो कलम खामोश हुआ जालिम सबूत मिटाने में है, वो कलम खामोश हुआ जालिम सबूत मिटाने में है, शहर इक़्तिदार के सब ऐवान सुनाटे में है, शक की तारीकी में एक उन्वान मिट गया, सुबह से सारे अखबार अहदे वफा निभाने में हैं। तेरी शहादत की खबर ऐसी सुनी ताबे समाती गई, मगर तेरा खरा सच सुन सुन कर कान दिलासे में है। तेरे कत्ल का मुअम्मा कब किसी पर खुल सकेगा, तेरी शहादत पे अफसोस के दावेदार दिखावे में हैं। भेद ये मुझ पर तेरे सिले लब देख कर खुला, तस्खीर से जंजीर के रमूज बहकावे में है। किस नफासत से तूने शख्सियत की तामीर की, अमारत तो तोड़ी गई मगर मामार समझौते में है। क्या गुलपाशी नारे तकबीर की गूंज और तेरा जिस्ते खाकी, आज सबके सभी तेरे दीवाने सर किटाने में हैं। जिस दास्तां का तू अरशद मरकजी किरदार था, जिस दास्तां का तू अरशद मरकजी किरदार था, इसके सभी किरदार अब अफसाने में हैं। बहुत खूब आयशा, आपने इतना अच्छे अशार लिखे, इतने अच्छे लफ्ज़ लिखे आपने। आयशा बहुत अच्छा लिखती हैं माशाल्लाह, किताबें भी लिख रही हैं। मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहिए था, लेकिन मैं अब पूछ रही हूँ आपसे कि आपको किसने इंस्पायर किया, ये इंस्पिरेशन आप में कहाँ से आई कि आप इस तरह से इन इश्यूज़ के ऊपर किताबें लिखें या बात करें? और सपोर्ट में कौन कौन था? हमने आपके वालिद साहब का तज़किरा किया, उनके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने वालिद साहब के बारे में बताना चाहूँगी। माशाल्लाह से वो एक वेल एजुकेटेड सिविलाइज पर्सन हैं। वो मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस पास LLB हैं। वो भी अपने ज़माने तालिब इल्मी में अपने दौर में लिखा करते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर ना वरासत से ये चीज़ चली आई है। और दूसरे नंबर पे मैंने लिखने में ये चीज़ मुझ में कहाँ से आई कि मैं एक हसास मिजाज इंसान हूँ, मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ। मेरे लिए ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ भी देखा सुना, एक कान से डाला दूसरे से निकाला या मेरे सर से गुजर गया। मैं बाकायदा उस पर सोचती थी, और जब मैं उस पर सोचती हूँ तो मुझे ना अपने इजहार का या अंदाज़े बयां का कोई ना कोई सेफ्टी वॉल चाहिए। क्यों, अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है हर इंसान को अपने कैथारसिस को निकालने के लिए कोई ना कोई सेफ्टी वॉल चाहिए होता है। तो मुझे लगता था कि अगर मैं इतना ज़्यादा सोचूंगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। तो मैंने एक सेफ्टी वॉल की हैसियत से अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, एक मेंटल पीस आपने लिखना शुरू कर दिया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू सो मच। नो डाउट आप बहुत अच्छा लिखती हैं और आगे इस तरह से लिखती रहिए ताकि आपकी किताब से, आपके लिखने से कुछ चेंज आ सके। वी होप। और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन की, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, मंडे है और साल का ये आखिरी हफ्ता है तला। इसके बाद हमारी शायद इस हफ्ते के बाद हमारी नए साल में एंट्री होगी। अगर आपने अब मुझे तला कहा ना तो मैंने आपका गलत नाम लेना शुरू कर देना। मुझे आदत हो गई है तला से इतनी बात करने की। सॉरी कामरान, मैं आपको ऑन एयर बार बार तला कह रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है, हमारे पैनल का हिस्सा है, बहुत फेमस टैरो कार्ड रीडर है। उनको वेलकम कहेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये हफ्ता सितारों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले उनसा शुरू कीजिएगा कामरान से, कामरान नाराज हो गए। वेलकम उनसा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं? आप दोनों ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक है। कामरान थोड़े से मुझसे नाराज हो गए। कामरान का ज़ोडिएक साइन क्या है? यहाँ से शुरू करें। कैप्रिकॉर्न मेरा कैसे रहेगा? अच्छा जी बिल्कुल, सबसे पहले कैप्रिकॉर्न के हवाले से बता दें। चलें जी, सब बातों को छोड़ें। ये नहीं कि आपकी बर्थडे मंथ है ये। जी बिल्कुल। कौन का बर्थडे मंथ हो चल 8 जनवरी। अरे वाह, तो भाई टीम केक का इंतजाम कर लीजिएगा। 8 जनवरी कामरान की बर्थडे है, हम ऑन एयर सेलिब्रेट करेंगे। बस मैं भी आऊंगी फिर तो। डन, बिल्कुल। देखिए, अगले साल के बारे में बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि कामरान जो है, बड़ा जबरदस्त एनर्जी नजर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल से खूब पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। वाह नजर आ रही है कहीं से बहुत। यहीं पे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो उनके लिए जो है स्पेशली जनवरी का महीना बहुत स्पेशल होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रॉफिटेबल होगा। स्टेबिलिटी नजर आ रही है। रिलेशनशिप में 4 ऑफ पेंटिकल्स का नजर आ रहा है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपसे हसद करते हैं, जेलस होते हैं और सेल्फिश लोग हैं। तो अगर आपके दोस्त अहबाब में कुछ ऐसे लोग हैं तो उनसे जरा अवॉइड कीजिए।
और बाकी ओवरऑल तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी, ट्रैवलिंग भी हो सकती है भाई जनवरी में, कामरान की ट्रैवलिंग भी एक्सपेक्टेड है। कहीं घूमने का प्लान है कामरान? वेकेशन पे जा रहे हैं? वीजा आ जाए बस अभी। अच्छा वीजा, कहाँ जा रहे हैं? चले जी, ये हम बाद में बात करेंगे। उनसे आगे बढ़ते हैं और दीगर सितारों के बारे में भी आप बताइए कि उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा। ठीक है, एरीज के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो एरीज वाले जो है अब इस वक्त जो है वो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पैसा कहीं कोई प्रॉपर्टी वगैरह लगाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, अदरवाइज आपको जो है फ्रॉड हो सकता है। कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। एरीज वालों के लिए रिलेशनशिप की बड़ी जबरदस्त एनर्जी नजर आ रही है। शादी के मसले मसाइल एरीज वालों के खत्म हो जाएंगे, कोई नया दोस्त बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई जबरदस्त प्रपोजल आ सकता है, तो शादी की सिचुएशन एरीज वालों की बनती हुई नजर आ रही है। टॉरस ये बहुत अच्छा छाए रहेंगे, फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो भी वो काम करेंगे उनको फेम मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी और इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। सफर पर जा सकते हैं, कहीं फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त नजर आ रहा है। जेमिनाई के लिए क्रिएटिव कोई काम करें, जो ऐसा काम जो उनको जो है वो आता है, कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, कोई आर्ट से रिलेटेड, कोई मीडिया से रिलेटेड अगर उनको शौक है, एक्टिंग का शौक है, मॉडलिंग का शौक है, तो कोई भी ऐसा काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। 2-3 काम एट अ टाइम जेमिनाई वाले करते हुए नजर आ रहे हैं। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए बिगनिंग्स नजर आ रही है, न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं उनके लिए। कोई नया काम अगर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट उनको मिल सकता है, किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है। सेहत का ख्याल रखिए, सेहत थोड़ी सी कैंसरियंस के लिए गड़बड़ नजर आ रही है। कैंसर के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए कोई नया दोस्त, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, कहीं ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है। शादी के जो मसले मसाइल थे, जिन लोगों की ओवर एज हो गई थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो उनकी जिंदगी में जो है वो कोई पार्टनर आता हुआ नजर आ रहा है। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो के लिए कोई गुड न्यूज आएगी, बच्चे से रिलेटेड, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, कहीं इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया है, वहां से कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, आपकी जॉब होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब तब्दील करें, स्विच करें, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन जब तक कोई सामने कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, आप स्विच ऐसे जॉब मत छोड़िएगा। और वर्गों के लिए जो है ऐसे लोग उनको मिल सकते हैं जो उनको धोखा दे सकते हैं, डिप्लोमेटिक हैं, झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हो या घर फैमिली से रिलेटेड हो, दोस्तों से रिलेटेड हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ सिंसियर नहीं है, तो उनसे उनको बचना चाहिए। वर्गों के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। बर्डन नजर आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा काम की ज्यादती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से सर में दर्द, शोल्डर में दर्द की शिकायत, बैक पेन का शिकायत उनको हो सकती है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, इतना काम मत कीजिए कि आपकी सेहत मुतासिर हो जाए। स्कॉर्पियो वाले बहुत बिजी रहेंगे, बहुत सारा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने की ख्वाहिश उनकी है, फोकस्ड होकर हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा जो है स्कॉर्पियो के लिए टाइम है, बहुत अच्छा दिन है अगर अपने फाइनेंसेस को बेहतर करें, बैलेंस करें। और स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा मुश्किल, टफ कुछ आने वाला है, यानी कि हो सकता है कोई न्यू बिगिनिंग हो, कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जो उनको अच्छी पसंद नहीं है, सुटेबल नहीं है, वहाँ पे मसले मसाइल हैं, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो शायद जैसे अरेंज मैरिज है, कहीं पसंद करते हैं। तो ये थोड़ा सा सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा टाइम पीरियड टफ नजर आ रहा है। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉर्न का, तो मैंने बता दिया था लेकिन फिर दोबारा से बता देती हूँ। वो तो आपने कामरान का बताया था, ओवरऑल कैप्रिकॉर्न का बता दीजिए। हाँ, कैप्रिकॉर्न जो है वो कोई झगड़ा उनका किसी के साथ हो सकता है, तो कहीं पे अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है या
आपस में किसी के साथ झगड़ा हो सकता है तो थोड़ा सा अवॉइड करें, बहस मत कीजिए वरना वो झगड़ा लंबा हो जाएगा। अगर कोई काम कर रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि आपको अल्लाह ताला की सपोर्ट है। बैक सपोर्ट हमेशा कुदरत की सपोर्ट होती है जो हमें नजर नहीं आती है। तो हिम्मत नहीं हारिए, जो काम कर रहे थे वो दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल ठीक है, झगड़ा मेरा वर्दा सही होगा। हाँ मुझे यही लग रहा है। वो भी और दूसरा मैं एक और बड़ी मजे की बात आपसे उनसा शेयर करना चाहूंगा। अभी मैं सोच रहा था कि जब स्टार्स का जिक्र होता है तो आपको सिर्फ अपने स्टार में इंटरेस्ट होता है, बाकी किसी और स्टार के बारे में क्या बात हो रही है आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। कैप्रिकॉर्न का मैंने सुना है, अल्लाह हाफिज। लेकिन अभी आगे और भी रहते हैं, एक्वेरियस रहता है, कैप्रिकॉर्न रहता है। कैप्रिकॉर्न हो गया ना, कितनी बार आना है? सॉरी, एक्वेरियस और पाइसेस रहता है। कैप्रिकॉर्न 2 मरतबा हो गया। एक आपका तो अलग था ना, तो कामरान जब स्टार्ट में मैंने बताया, मैं मेंशन करना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए भी। बातें बताई है। स्टार्ट में जो भी था वो कामरान के लिए था, अब जो कैप्रिकॉर्न का बताया है स्टार, वो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स के लिए है। अच्छा, एक्वेरियस के लिए जो एनर्जी नजर आ रही है, कोई नया शुरू कर सकते हैं, कोई नई, अगर कहीं मकान खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कैरियर अभी शुरू किया है तो बहुत मैच्योरिटी के साथ एक्वेरियस वाले काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शादी का भी टाइम पीरियड है, अगर शादी करेंगे इस वक्त तो उनकी जो शादी है वो कामयाब जाएगी। एक्वेरियस के बाद है पाइसेस वाले, थोड़ा मुझे रूहानियत की तरफ ज्यादा उनका रुझान नजर आ रहा है। उसके साथ साथ कोई उनको प्रमोशन के चांसेस नजर आ रहे हैं, कोई अथॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। ट्रैवलिंग के भी चांसेस है, ट्रैवलिंग इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, काम के हवाले से, फैमिली के हवाले से। कहाँ गई? ओहो, लगता है इंटरनेट जो है वो साथ छोड़ गया है, डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने, क्योंकि मैं अगला सवाल करना चाह रही थी कि आज पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का मैच है। कामरान, मैं तो असेंबलियों के हवाले से सवाल बना के बैठा हुआ था कि असेंबलियां तहलील होंगी नहीं होंगी। अरे वो हम हमेशा सवाल पूछ के थक गए हैं। असेंबलियों का हमेशा कार्ड यही निकलता है कि जी कुछ होने वाला नहीं, तहलील नहीं होंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और पूरे हफ्ते हम यही देखते हैं। बाद आ रहा हूं मॉर्निंग शो में, तो मुझे आई हैव नो आइडिया कि उनसा ने क्या कुछ बता चुके। उनसा भी ये कह रही हैं कि उनसा भी यही कह रही हैं और बाकी तमाम एस्ट्रोलॉजिस्ट भी यही कह रहे हैं कि अभी तक फिलहाल कहीं ऊंट किसी करवट बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। खैर, उनसा हमारे साथ आ गई। उनसा ये बताएं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, कौन जीतेगा आज? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है जी। कार्ड निकाल रही हैं उनसा? जी कार्ड में निकाल रही हूँ। देखिए, कार्ड तो दोनों के बड़े पॉजिटिव हैं। एक पाकिस्तान के लिए कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और इसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है न्यूजीलैंड के लिए। तो न्यूजीलैंड के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान भी अच्छा मैच वैसे जो हमारी अब चल रही है ना, वैसे 2 खिलाड़ी, अब पता नहीं कितने खिलाड़ी आउट हो गए, बता दीजिएगा। 2 खिलाड़ी तो अभी मैं देख के आ रहा था आपसे बात करने से पहले, 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के 2 आउट हो चुके हैं। अभी तो 2 आउट हो चुके हैं। चलें जी। तो हम अभी ऐसे लग रहा है कि अच्छा, जल्दी से सरफराज के बारे में बता दिया। सरफराज की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सरफराज के बारे में वैसी 22 मई डेट ऑफ बर्थ है सरफराज की, को बता दीजिएगा। आज वापस वो आए हैं टीम में, तो उनके लिए नेक शगुन है या फिर ना ही समझिए? सही, चले मैं कार्ड 2 मिनट शफल करूं। नेक शगुन कामरान, शगुनी बस शगुनी हिंदी वर्ड्स जी। सरफराज अहमद के लिए जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके साथ द मून का कार्ड है। तो सरफराज अहमद का मुझे थोड़ा सा बैलेंस आउट होता हुआ नजर आ रहा है। वो कोशिश तो कर रहे हैं बैलेंस मेंटेन करने का, स्कोर करने का, अच्छा मैच खेलने का, लेकिन द मून की जो एनर्जी है बड़ी वीक एनर्जी होती है। फोकस आउट नजर आ रहा है, ये फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर ये फोकस करें अपने काम पे, अपने मैच पे, तो ये बहुत इनको आगे तक जा सकते हैं। लेकिन मुझे कोई इतनी अच्छी सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। सही, बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, थैंक यू सो मच। सरफराज कुछ लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम दुआ करते हैं बल्कि कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और काश वो मैच जीत जाए, क्योंकि अब तो जैसे उनसा ने बताया तो उदासी है कि शायद हम दोबारा से मैच हार जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया हमारी क्रिकेट टीम को, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट एनीहाउ वो पेवस्ता है, शजर से उम्मीदें बाहर। इंग्लैंड की सीरीज की बार भी मैं यही बात कर रहा था, हार के बैठे हुए। एनीहाउ पाकिस्तान के एहसास शायर मुनी नियाजी को अपने मद्दाहों से बिछड़े
16 बरस बीत चुके हैं, उनकी शायरी के फूल आज भी अदब के उफक पर महक रहे हैं। बिल्कुल, और मुनफरिद और लहजे में उनकी शायरी मुनी नियाज़ी ने अपनी फ़िक्री अज़मत की बदौलत उर्दू और पंजाबी शायरी में एक अलग मुकाम उन्होंने हासिल किया था। और हमेशा देर कर देता हूँ मैं कामरान मुनी नियाज़ी साहब की ये जो शायरी है ये सबसे ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा। वैसे आपको भी शायरी का शौक है, सुनती रही हैं आप? अच्छा, ओके, किसी तरह से भी आपको शौक नहीं रहा है? शौक नहीं है, थोड़ा सा इस फील्ड में आने के बाद डेफिनेटली अजीम शायरों को सुन रही हूँ, थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा है, सुनती हूँ ताकि एक आइडिया होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए। डेफिनेटली हमारे मुल्क के लेजेंड में से एक है, लेकिन मुझे वैसे शायरी का बिल्कुल शौक नहीं। अच्छा, मुझे शायरी का, मैं रेडियो से अपने करियर का आगाज़ किया था और रेडियो शो में जब करता था उसका जो इख्तिताम था वो यूजली हमारे जो बड़े शोरा हैं उनके अशार से ही करता था। सो द रीज़न, उस वजह से भी मेरा बहुत लगाव है वो वहाँ से डेवलप हुआ। नहीं, मेरे उर्दू के जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, मैं अल्लाह ताला को ज़्यादा नसीब करे, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो बेचारे मुझे अक्सर डांटते थे, नाराज़ रहते थे। मैं किसी का शेर का टॉप का पहली लाइन जो है वो किसी दूसरे के साथ जोड़ देती थी, वो कहते थे वर्दा तुम क्यों इतना खतरनाक काम करती हो। खैर, उन्होंने बहुत सिखाया मुझे, जिसकी वजह थोड़ा बहुत क्लोजिंग का हमें कहा जा रहा है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को और वर्दा को, परवीन नहीं, वर्दा को और कामरान को मैंने सही नाम लिया। कामरान को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी कामरान के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।